नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज की 13th वीडियो है जिसमें हम लोग 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में जितने भी करंट इवेंट्स हुए हैं उनको हम लोग समझेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इससे पहले के जो वीडियोस हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं या नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ पिंड कमेंट में भी आपका उसको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following countries have agreed to share technology on K9 वज्र to strengthen defense cooperation? ठीक है, तो K9 वज्र क्या है? तो एक टैंक है ना। तो किनके बीच में हुआ? इंडिया रशिया, इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया जापान, इंडिया इजराइल। तो ये जो डील हुआ है, डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है, किनके बीच हुआ है? तो इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच में हुआ था। तो रिसेंटली G20 मीटिंग हुई थी, उसके जब G20 मीटिंग हुई थी तो जो साउथ कोरियन के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ में इंडिया प्राइम मिनिस्टर जो है वो बायलैटरल मीटिंग किए थे। तो इस बायलैटरल मीटिंग में ये डिफेंस कोऑपरेशन साइन हुई है। ठीक है, तो साउथ कोरिया इज विलिंग टू शेयर टेक्नोलॉजी टू on submarines and missile systems with India to strengthen defense cooperation. साउथ कोरियन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम है या सबमरीन से रिलेटेड है, क्योंकि वो इस फील्ड में साउथ कोरियंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। बोथ लीडर्स एग्रीड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन डिफेंस रेफरिंग टू K9 वज्र, जो कि एक 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर, तो एक टाइप ऑफ टैंक सिस्टम है ना, हाउइट्जर डिजाइन्ड बाय साउथ कोरियन कंपनी। ठीक है, साउथ कोरिया विल प्रोवाइड $4 billion टू इंडिया एज अ लाइन ऑफ क्रेडिट ओवर द नेक्स्ट 3 years फॉर हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे डिफेंस कोऑपरेशन में जो साउथ कोरिया है वो $4 बिलियन का इंडिया को लाइन ऑफ क्रेडिट देगा साउथ कोरियन। ठीक है, तो इसके तहत बहुत सारे जो सबमरीन्स मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस कोऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो टुगेदरनेस है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी शेयर अप होगी, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीताकली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज अ मॉडर्न फोक आर्ट फ्रॉम दैट ओरिजिनेटेड इन तिरुवनंतपुरम। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये गलत है, तिरुवनंतपुरम में नहीं है। इट इज परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम। तो ये बिल्कुल सही है। द आर्ट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ द इजावा कम्युनिटी। ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? ओनली वन स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट दिया हुआ है, तो ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जिस तरह से नॉर्थन इंडिया में, मेनली नॉर्थन वेस्टर्न इंडियाज में रामलीला होता है, उसी तरह से एक सिमिलर टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म है जो कि सीताकली कहा जाता है। वो सदर्न इंडिया के स्टेट्स में मेनली होता है और मेनली केरला में होती है। ठीक है, तो सीताकली इज अ सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दैट इज ब्रॉट टू हैव स्टार्टेड इन पेरिनाड इन द कोलम रीजन। ठीक है, तो ये पेरिनाड में मेनली होता है इन द कोलम रीजन, नॉट इन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, फिर सीताकली इज इंस्पायर्ड बाय द सीन्स फ्रॉम द इंडियन एपिक रामायण। ठीक है, तो इंडिया के दो एपिक है, एक रामायण और एक महाभारत। तो रामायण बेस्ड है। सीताकली परफॉर्मेंस ब्रिंग मिथिक कैरेक्टर्स लाइक राम, सीता, रावण, हनुमान टू लाइफ, टेलिंग द स्टोरी ऑफ सीता। जो साउथ इंडियन लोग मतलब मेनली केरला में इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है सीता को। ठीक है, सीता माता को। जर्नी फ्रॉम द टाइम शी फॉलो ड्रामा टू द फॉरेस्ट अंटिल हर असेशन टू द स्काई। ठीक है, तो उसको पूरी जर्नी को डिपिक्ट किया जाता है जो राम और सीता जी के बीच में थी। ठीक है, वनवास से लेकर जब तक उनका राजपाट सब कुछ के बारे में वो इस आर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है। दिस आर्ट फॉर्म वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड some 150 years back by the people of Vidar and Pulayar communities. ठीक है, तो ये very important communities हैं। सीताकली was performed as a part of the harvest festival
ओनम। ठीक है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम। और तमिलनाडु में हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है, तो पोंगल, है ना। उसी तरह से बैसाखी है नॉर्थन इंडिया में, मेनली पंजाब वाले रीजन में। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्समेंट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। It has been developed to make all the work and data related to legislative bodies available online. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Assam became the first state to implement NEVA. तो दिस इज रॉन्ग। असम नहीं था। कौन कौन सा स्टेट है, तो वो है नागालैंड। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट सही है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्हाट इज नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो मेनली जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या इवन पार्लियामेंट हो, लोकसभा, राज्यसभा, सबको ऑनलाइन, डिजिटली ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, और जो कार्यवाही होती है विधानसभा लेजिस्लेटिव बॉडीज में वो बहुत स्मूथली रन हो सके, टाइम वेस्टेज कम हो सके। तो मेनली इसी के लिए एक पोर्टल सिस्टम बनाया गया, टाइप ऑफ पोर्टल भी है और मोबाइल ऐप भी है। Has been developed to make all the work and data related to legislative bodies available online for the use of both citizens का भी यूज कर सकते हैं, and members of assemblies। ठीक है, तो जिनको जानना है कि आज हमारे विधानसभा में क्या हुआ या पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ, तो वो सिटीजन्स भी जान सकते हैं, साथ ही साथ में जो मेंबर्स है वो ऑब्वियसली जानेंगे। इट इंक्लूड्स अ वेबसाइट एंड अ मोबाइल ऐप। ठीक है, द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इज अ मैकेनिज्म फॉर डिजिटाइजिंग द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड द पार्लियामेंट। तो लोकसभा, राज्यसभा, सारे लेजिस्लेटिव बॉडीज, सारे स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज के, सब इंक्लूडेड है थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म दैट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू House proceedings, start and unstart questions and answers, committee reports, and other informations. In March of this year, Nagaland became the first state to implement NEVA. ठीक है, तो नागालैंड सबसे पहला स्टेट बना था। A digital platform, a portal that not only gives the necessary technological boost to our parliamentary system, but also works to connect all democratic units of the country. ट्रांसपेरेंसी तो होगी ही, बहुत सारे टाइम वेस्टेज, जो बहुत सारे जो पेपर वर्क होते थे वो सब भी एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। साथ ही साथ में जितने भी डेमोक्रेटिक सेटअप्स है, जितने भी असेंबलीज है, वो सारे लिंक हो जाएंगे, है ना। तो बहुत फास्ट हो जाएगा ये प्रोसेस। तो वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Chennakesava Temple is one of the three temples that have been inscribed on UNESCO's World Heritage List. The temple is located in where? केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। तो चेन्ना केसवा एक वन ऑफ द टेम्पल्स है फ्रॉम द होयसलेश्वर टेम्पल्स, है ना। The sacred assemblance of Hoysalas, which include three temples in Karnataka. ठीक है, तो थ्री टेम्पल्स हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अपडेट हो चुका है। तो अब इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 42 जो है, ये 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और 41 कौन सा था, तो 41 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है शांति निकेतन, शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर अगर आपको पता होंगे तो उनसे लिंक्ड है शांति निकेतन, उनका वो वहीं से बिलोंग करते थे। तो 41st जो है वो शांति निकेतन है, एंड 42nd जो है, जो ये सारे तीनों टेम्पल्स है, होयसलेश्वर टेम्पल जो कि कर्नाटक में। ठीक है, द थ्री टेम्पल्स इंक्लूड चेन्नकेशवा टेम्पल, ठीक है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, बेलूर हसन डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल सेटलमेंट व्हिच इज सराउंडेड बाय रेमिनेंट्स ऑफ मड फोर्ट एंड अ मोट। ठीक है, फिर दूसरा है होयसलेश्वर टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ द्वार समुद्रा टैंक इन हालेबीड जो कि हसन डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में। ये सेकंड टेम्पल है। चेन्ना केशवा पहला, होयसलेश्वर सेकंड, थर्ड जो है हमारा वो केशवा टेम्पल एट द सेंटर ऑफ द सोमनाथपुरा विलेज, मैसूर डिस्ट्रिक्ट। ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, बाकी दोनों जो है हसन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये
किस फॉर्म में कौन से स्टाइल्स में बनाया है ये, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस आर्ट फॉर्म में जो होयसलेश्वर टेम्पल्स हैं वो किस फॉर्म में है। ठीक है। The Hoysala temples, as they are known, will be the India's 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और 41st जो है वो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which bank launched the nation first transit card to facilitate seamless customer commuting experience? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने सबसे पहला ट्रांजिट कार्ड निकाला है। ठीक है, तो State Bank of India, country's largest lender, has launched the nation's first transit card, facilitate the seamless customer commuting experience and ensure easy digital ticketing, fare payment in metro, buses, water ferries, parking, etc. through a single card. तो सारा जो अगर आप कोई भी ट्रांसपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, चाहे मेट्रो, बस सर्विसेज, वाटर फेरीज, पार्किंग लॉट, सब जगह में आप ये सिंगल कार्ड से आप सब जगह पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इन एडिशन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो यूज दिस कार्ड फॉर मेकिंग रिटेल एंड ई कॉमर्स पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं रिटेलर्स के साथ में, तो वो सब कुछ भी इससे हो सकता है। तो ये वेरी गुड इनिशिएटिव है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, इजी रहेगा, बहुत सारा कार्ड लेकर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच इंस्टीट्यूशंस recommended cross-border cooperation and information sharing in a joint report to the group of 20 nations? ठीक है, किसने ये प्रस्तुत किया है? IMF, FSB, IMF, WEF, वर्ल्ड बैंक, WEF, ADB, AIIB। आपको कुछ के तो फुल फॉर्म्स पते होंगे, क्या क्या? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। एफएसबी का क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है ये किसने प्रस्तुत किया है रिपोर्ट? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड हैज रिकमेंडेड क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर कंसिस्टेंट रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। तो मेनली ये क्रिप्टो करेंसी पे गाइडलाइंस लाया गया है बाई किसके थ्रू? आईएमएफ और एफएसबी के थ्रू। एज पर द सिंथेसिस पेपर, इस पेपर में जो रिपोर्ट है उसका नाम है सिंथेसिस पेपर। द एफएसबी विल by 2025 end conduct review of status of the implementation of two sets of high level recommendation at the jurisdiction level। और 2025 के एंड तक में एफएसबी जो है उसका आकलन करेगी। तो इस रिपोर्ट में जो जो कहा गया था क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, है ना, बहुत सारे इलीगल काम भी होती है इसकी, तो इस बारे में दिया गया था ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री has recently rejoined the European Union's science research program, that is Horizon Europe? UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत आसान है, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि ये ने ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया था, ब्रेक्सिट जिसको कहा जाता था। बाकी तो ये यूरोपियन यूनियन का ऑलरेडी पार्ट है। तो यूके ने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम, दैट इज हॉराइजन यूरोप। ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम इज ऑल सेट टू रिटर्न टू द फ्लैगशिप हॉराइजन यूरोप साइंस रिसर्च प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक कंफर्म। तो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। द कंट्रीज रिसर्चर्स आर नाउ एलिजिबल फॉर यूरो 95 बिलियन ग्रांट्स एंड कैन बिड टू टेक पार्ट इन प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रोग्राम। इससे क्या बेनिफिट होगा? तो बहुत सारा ग्रांट मिलेगा, ऑलमोस्ट 95 बिलियन यूरोस का ग्रांट यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट को मिलेगा। साथ ही साथ में जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स काम करना चाहते हैं, रिसर्चर्स काम करना चाहते हैं, उनको भी बेनिफिट होगा और बहुत सारे रिसर्च फैसिलिटीज भी वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के लिए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट।
तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो सही है लेकिन नेशनल लैंग्वेज इनकरेक्ट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। The form of numerals to be used for the official purpose of the union shall be in the international form of Indian numerals. तो ये भी सही स्टेटमेंट है। The Munshi Iyengar formula consider the demands of Hindi protagonists and the delegates from South India. तो ये स्टेटमेंट सही है, मुंशी अयंगर फॉर्मूला ही था। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट्स, तो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रिसेंटली हम लोग ने हर साल हम लोग नेशनल हिंदी दिवस मनाते हैं, किस दिन को, तो सितंबर 14 को हर साल हम लोग मनाते हैं। इज ऑब्जर्व हिंदी दिवस और हिंदी डे टू कॉमेमोरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मेकिंग हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो हिंदी अलोंग विथ इंग्लिश जो है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोई भी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ना ही हमारा कोई नेशनल स्पोर्ट्स है। बहुत लोग बोलते हैं कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, तो हॉकी भी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, कोई भी नेशनल स्पोर्ट्स है ही नहीं एक्चुअली में। द मुंशी अयंगर फॉर्मूला नेम्ड आफ्टर ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स के एम मुंशी एंड एन गोपालस्वामी अयंगर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, पता ही होगा। took into account the demands for Hindi protagonists and the delegates from South India who wished English to have a constitutional status। ठीक है, तो इन दोनों का ही मेन इसमें रोल था, जो हिंदी और इंग्लिश को दोनों को ही ऑफिशियल लैंग्वेज मिला। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द मुंशी अयंगर फॉर्मूला आर्टिकल 343 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, of the constitution as adopted in 1950 said the official language of the union shall be Hindi in Devanagari script, है ना, तो देवनागरी स्क्रिप्ट है। The forms of the numerals to be used for official purpose of the union shall be in the international form of Indian numerals, ये तो स्टेटमेंट सही था। And the constituent assembly choose Hindi as the country's official not the national language, ये भी मैंने बता दिया, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। With reference to the Kashi-Dakari craft, consider the following statements. Kashi-Dakari work is done mainly on objects associated with marriage, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, तो हाँ मेजरली होता है। The Meghwal is a community of Madhya Pradesh is associated with this craft, तो मेघवाल तो सही है लेकिन ये मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली वन जो है हमारा सही स्टेटमेंट हो जाएगा, आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। तो ये है काशी दकारी क्राफ्ट, तो काशी दकारी वर्क इज डन मेनली ऑन ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद मैरिज। ठीक है, स्पेशली गिफ्ट आइटम्स पे ये काम किया जाता है, एंड मेक्स यूज ऑफ मिरर वर्क along with dense काशीदकारी वर्क एंड रिच कलर्स, रिच कलर साथ ही साथ इस फोटो में आपको नजर आ रहे हैं मिरर्स का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। द मेघवाल इज अ कम्युनिटी ऑफ राजस्थान विच इज स्पेसिफिकली अराउंड द बीकानेर इज एसोसिएटेड विद दिस क्राफ्ट। ठीक है, तो ये बीकानेर से मेनली बिलोंग करते हैं, मेघवाल कम्युनिटी राजस्थान से। The community has started making bedspreads, cushion covers, bags, garment, doorway hangings, that is torans, and on religious clothes। तो ये सब पहले तो मैरिज में बहुत ज़्यादा यूज होता था, अब ये सब भी आइटम्स बनने लग गए। और राजस्थान has received the geographical indication tag for काशीदकारी craft under the subsection 1 of section 13 of the geographical indication of goods registration and protection act 1999। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम अमृत भारत स्टेशन स्कीम एम्स टू, एम्स क्या और मेन एम क्या है अमृत भारत स्टेशन का, एलिमिनेट अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, increase the productivity and efficiency of its employees, to enhance and modernize railway station throughout the Indian railway network, all of the above। तो बहुत लोगों को लगेगा कि ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन अमृत भारत स्टेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्नाइज करना रेलवे स्टेशन को, मेनली फैसिलिटीज को ज्यादा इंप्रूव करना, स्वच्छता पे मेन काम करना। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ था।
intends to improve and modernize railway stations across the Indian railway networks. The scheme intends to upgrade and modernize a total of 1275 स्टेशन अक्रॉस द इंडियन रेलवे स्टेशन। इतने सारे स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है या बहुत टाइम से हो भी रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन अपग्रेड भी हो गए हैं और बहुत जगह पे काम भी चल रहा है। ठीक है, तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम हैज अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ स्टेशन व्हिच इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मास्टर प्लान्स एंड एग्जीक्यूटिव देम टू फेज टू एनहांस वेरियस स्टेशन फैसिलिटीज, है ना। बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, ऐसे बड़े बड़े स्टेशन का पूरी तरह से अपग्रेडेशन हो रहा है, उसको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है ना। बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। दिस एनहांसमेंट क्या क्या काम हो रहा है, जैसे इम्प्रूविंग स्टेशन एक्सेसिबिलिटी, है ना, सबके लिए एक्सेसिबल हो, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए, बच्चों बूढ़ों सबके लिए। वेटिंग एरियाज को बढ़ाया जा रहा है। टॉयलेट फैसिलिटीज, ऑब्वियसली सैनिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। लिफ्ट एस्केलेटर इंस्टॉलेशन एट as needed, cleanliness, providing free Wi-Fi, establishing kiosk for local products through initiatives such as one station one product, है ना, ये इसको भी प्रमोट किया जाएगा। एनहांसिंग पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एस्टैब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव लाउंजेस, बहुत सारे स्टेशन में ऑलरेडी ये सेटअप है। डेजिग्नेटिंग स्पेसेस फॉर बिजनेस मीटिंग्स, है ना, तो बिजनेस मीटिंग के लिए भी स्टेशन पे एरिया बनाए जाएंगे। इनकॉर्पोरेटिंग लैंडस्केपिंग एंड कैटरिंग यूनिक नीड ऑफ ईच स्टेशन, ठीक है, तो ताकि टूरिज्म भी डेवलप हो। और क्योंकि इंडियन रेलवे जो है वो इंडिया की जान है, बहुत सारे लोग हर दिन लगभग करोड़ों लोग ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रेन से अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपग्रेड करना। और जैसे एयरपोर्ट में फैसिलिटीज मिलती है उस तरह से, तो ऑब्वियसली इसके कॉस्ट भी इम्प्रूव होंगे। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ में प्राइवेटाइजेशन का इसमें भी एक एंगल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। With reference to the Competition Commission of India, consider the following statement. It has been established to enforce the competition law under the Competition Act of 2002. It's correct statement. It is a constitutional body. No, ऐसा कहीं भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली वन जो है करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही स्टेट आंसर होगा। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI imposed a 936.44 crore penalty on the company for abusing its dominant market position with respect to its प्ले स्टोर पॉलिसीज। तो इस पे जो ये सब ऐसे कंपनीज के ऊपर निगरानी रखती है CCI, और उस पे अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो उस पर पेनल्टी लगाती है। ठीक है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधिनियम आता है। हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू एनफोर्स द कंपटीशन लॉ अंडर द कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, एंड द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चेयरपर्सन साथ ही साथ मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू लाया गया है। कौन सा एक्ट है? कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। Of the commission to eliminate practices having adverse effects on competition, promote and sustain competitions, protect the interest of consumers, ensure freedom of trade carried on by participants in market to keep as provided in the preamble as well as the section 18 of the act। ठीक है, तो ये सारे इसके प्रोविजंस है। CCI क्या काम करता है? The Competition Commission of India, which has been entrusted with implementation of law, has been believed in complementing robust enforcement with facilitate advocacy। तो ये एक टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम भी है, नॉट प्योरली बट अ टाइप ऑफ है। तो वो अगर किसी दो कंपनीज के बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट भी हो जाती है तो इसको रिजॉल्व करने में भी ये केपेबल है, इसीलिए इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो CCI जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। It is
the rail and shipping corridor which is a part of the World Bank. The project does not include the United States. ठीक है, द कॉरिडोर विल इंक्लूड रेल लिंक, अ हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड ए हाई स्पीड डेटा केबल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये कब हुआ था, तो जब इंडिया और सऊदी अरब के बीच में, और ये मेनली G20 मीटिंग का ही एक आउटकम है ना, तो इसमें कौन कौन मेन पार्टिसिपेंट कौन है, इंडिया ऑब्वियसली है, फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, साथ ही साथ में यूरोपियन कंट्रीज, इटली, जर्मनी, ये सब है, यूनाइटेड किंगडम और इवन यूनाइटेड स्टेट्स भी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आईमेक भी कहा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। The project includes India, UAE, Saudi Arabia, European Union, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये सारे ही इसके पार्ट है। द कॉरिडोर विल गिव a न्यू डायरेक्शन टू द कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो सस्टेन कनेक्टिविटी भी देगा और साथ ही साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए। हाँ, इसमें जो है, मैं जो पहले बोला कि इसमें यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, द रेल एंड द shipping corridor is a part of the Partnership for Global Infrastructure Investment, a collaborative effort by the G7 nation to fund infrastructure projects in developing nations। तो वर्ल्ड बैंक नहीं कर रहा है, ये जो G7 का फंड है जो कि कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक इसका रोल नहीं है। तो PG II is considered to be the bloc counter China's Belt and Road Initiative। तो ये जो ब्लॉक है PGI जो कि काउंटर करेगा किसको, तो जो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करेगा। चाइना भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो लिंक करना चाहते हैं बहुत सारे कंट्रीज के साथ में, तो ये इसका जवाब दे रहा है। द प्रोजेक्ट विल एम टू एनेबल ग्रेटर ट्रेड अमंग द इन्वॉल्व्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो ट्रेड भी बढ़ेगा, टूरिज्म, बहुत सारे प्रोडक्ट, एनर्जी प्रोडक्ट्स का लेन देन होगा, डिफेंस कोऑपरेशन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द यूरोपियन कमीशन, द कॉरिडोर विल इंक्लूड अ रेल लिंक एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी केबल, अ हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड अ हाई स्पीड डेटा केबल। तो ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वर्ल्ड बैंक नहीं होगा, तो ये गलत है। यूनाइटेड स्टेट्स भी पार्ट है, तो ये भी गलत है। तो ओनली 3 जो है इसका सही स्टेटमेंट है, तो ओनली 1 जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई मेक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच इंडियन टेनिस प्लेयर वोन द रनर्स ट्रॉफी इन द यूएस ओपन डबल्स फाइनल। यूएस ओपन डबल्स फाइनल, रोहन बोपन्ना, सोमदेव देवबर्मन, चिराग शेट्टी, के श्रीकांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रनर अप हुए हैं यूएस डबल्स ओपन में, और इनके जोड़ीदार कौन थे, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डेन, इनके पार्टनर थे। लॉस्ट टू द डिफेंडिंग यूएस ओपन मेंस डबल्स चैंपियन। डिफेंडिंग चैंपियंस कौन थे, तो राजीव राम एंड जो सैल्सबरी, ये इन द फील्ड ऑफ यूएस डबल्स ओपन। तो ये पिछले 3 साल से Rajiv Ram and Joe Salisbury became the first men doubles team at the US Open to achieve a three-peat in more than 90 years। Three-peat का मतलब क्या होता है कि कोई एक टीम या कोई सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है जो लगातार किसी टूर्नामेंट को, सेम टूर्नामेंट को 3 बार जीत रहा है, लगातार कोई जीत रहा है। तो ये पिछले तीन बार जब भी हुआ है तो यूएस डबल्स ओपन यही दोनों मिलकर ही जीत रहे थे, राजीव राम एंड जो सेल्सबरी। और रनर अप कौन हुए, तो रोहन बोपन्ना, और इनके पार्टनर थे मैथ्यू एब्डेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द मीटिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एसपीसी फॉर्म्ड विद व्हिच कंट्री, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आफ्टर द G20 मीटिंग सऊदी अरेबिया के साथ में इंडिया ने बायलैटरल मीटिंग की है ना। तो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान एंड इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड अ लैंडमार्क समिट में मार्किंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया पार्टनरशिप काउंसिल व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2019। तो ये
काउंसिल तो 2019 में स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन लेकिन मीटिंग जो है पहली बार 2023 में हो रही है। ठीक है, तो एसपीसी जो मीटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो है मीटिंग, वो अब 2023 में अभी प्रेजेंट कुछ दिन पहले ही हुई है। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पिलर्स। किस पे बात हुई है? द कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। साथ ही साथ में द कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट, ईच ऑफ विथ सेवरल लेवल्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, तो इस पे बात हुई है। द टू नेशंस एग्रीड टू एक्सपेडाइट द $50 billion वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो मेनली जो सऊदी अरेबिया के जो ईस्ट कोस्ट पे बहुत सारे रिफाइनरीज है, और सऊदी अरेबिया जो अपना तेल निकालता है, क्रूड ऑयल निकालता है, मेनली ईस्ट कोस्ट से निकालता है। अब इन्वेस्टमेंट के थ्रू इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है वो वेस्ट कोस्ट से भी निकालेगा। ठीक है, और इंडिया को ऑब्वियसली इससे फायदा होगा, और साथ ही साथ में सऊदी अरेबिया का भी होगा। तो सऊदी अरेबिया जो है अपने इकोनॉमी को ओपन कर रहा है, बहुत अलग अलग कंट्रीज के साथ में वो ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव कर रहा है इन द फील्ड ऑफ सोशल कल्चरल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सब तरह से वो कोऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। India has signed an agreement to train Indian seafarers in polar and Arctic waters with which country? नॉर्वे, कनाडा, रशिया, स्वीडन। तो इसका सही आंसर होगा रशिया। ठीक है, तो रशिया के साथ में इंडिया ने साइन किया है। क्या? तो इंडियन सी फेयरर्स इन पोलर एंड आर्टिक वाटर्स। तो जो, क्योंकि रशिया तो पूरे आर्टिक रीजन में ही है, तो ऑब्वियसली रशियन पीपल को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगा, तो इंडियन को भी इससे ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, तो इंडिया एंड रशिया एग्री टू ट्रेन इंडियन मरीनर्स इन पोलर एंड आर्टिक सी इन द फार ईस्टर्न रशियन पोर्ट। तो फार ईस्टर्न मतलब रशिया तो बहुत बड़ा कंट्री है। ठीक है, मान लेते हैं ये रशिया, ये वाला आर्टिक रीजन है। तो फार ईस्टर्न रीजन कौन सा है? तो जो उसका सबसे ईस्टर्न पार्ट है। ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट जो है व्लादिवोस्तोक शहर है, जो कि बहुत ज़्यादा करीब है, जापान के करीब है, जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया के करीब है। तो व्लादिवोस्तोक, उसको फार ईस्टर्न रीजन कहा जाता है। During the meeting, both leaders discussed a wide range of maritime communications issues between India and Russia in order to expand maritime cooperation, including potential use of new transport corridors such as Northern Sea Route and the Eastern Maritime Corridor। तो एक रूट है, दो रूट है इंडिया और रशिया को कनेक्ट करने के लिए। एक जो रूट है वो है इंडिया के थ्रू, लेट सपोज अगर ये इंडिया है मान लेते हैं, और रशिया इधर में। ठीक है, तो एक जो है नॉर्थ सी रूट है, जो वो ईरान के थ्रू वो ब्लैक सी को होते हुए वो रशिया को कनेक्ट करेगा, इसको नॉर्थ सी रूट कहा जाता है। और जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है वो व्लादिवोस्तोक से वो चेन्नई को लिंक करेगा। तो वो साउथ चाइना सी क्रॉस करके वो व्लादिवो बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके वो लिंक करेगा। तो ये दो रूट है मेनली इंडिया और रशिया को लिंक करने के लिए। ठीक है, द टू साइड्स आल्सो एग्रीड टू ट्रेन इंडियन सीफेरर इन पोलर एंड आर्टिक वाटर्स एट द रशियन मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि किसके नाम पे है? आफ्टर जीआई एडमिरल नेवल्स्की, व्हिच इज इक्विप्ड विद सिमुलेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज। ठीक है, सिमुलेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पर मिल जाएगा इन व्लादिवोस्तोक। तो वो शहर का जो नाम है फार ईस्टर्न रीजन का, उसको व्लादिवोस्तोक कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। With reference to the Hyderabad in late 1940s, consider the following statement. The state had a majority Hindu population with the state administration almost entirely run by its Muslim rulers. तो ये statement बिल्कुल सही है। The primary strike against Hyderabad state forces was led by Major General Chaudhary division. तो ये भी statement सही है। Operation Vijay was launched by the Indian Army to integrate the princely state of Hyderabad. तो ऑपरेशन विजय जो है वो गलत है, ऑपरेशन विजय कारगिल के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए सही स्टेटमेंट है ऑपरेशन पोलो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली टू स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सितंबर 13 मार्क्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो। ठीक है, द मिलिट्री एक्शन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी।
ठीक है, तो 75 साल मनाया गया। ऑपरेशन पोलो वाज लॉन्च टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, है ना। ये एक स्टेट था हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर रीजन था वो इंडिया के इंडिया में इंटीग्रेट नहीं होना चाहता था, बाकी तो सब इंटीग्रेट हो गए थे। ठीक है, द निजाम ऑफ हैदराबाद वाज डिथरिंग ऑन जॉइनिंग इंडिया एवर सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे इंडियन को। द मिलिट्री ऑफेंसिव इन हैदराबाद स्टेट was termed as a police action at that time by the then home minister सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय होम मिनिस्टर थे। और पुलिस एक्शन के थ्रू, मेनली उस समय पुलिस एक्शन कहा जाता था, लेकिन वो मिलिट्री एक्शन ही था। एंड द निजाम फोर्सेस सरेंडर टू द इंडियन आर्मी बाय सितंबर 18। तो ऑपरेशन पोलो जो है वो 13 सितंबर को लॉन्च हुआ था, और लगभग 17 से 18 सितंबर के बीच में ये जो हैदराबाद ने वो सरेंडर कर दिए थे और इंडिया से वो मिल गए थे। द निजाम ऑफ हैदराबाद स्टेट कौन थे उस समय, तो मीर उस्मान अली साहब has intention to keeping his state as an independent entity and did not join India or Pakistan after independence। और वो ना ही इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते थे। Hyderabad is situated in the Deccan and was one of the most populous, richest states and has 17 districts, including औरंगाबाद जो कि आज के टाइम महाराष्ट्र में, गुलबर्ग जो कि कर्नाटक में। तो हैदराबाद जो आज के टाइम में इतना छोटा एरिया है, वो उस समय में पूरा एक बड़ा सा एरिया था। ठीक है, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन उसको रूल कौन कर रहे थे, तो वो मुस्लिम रूलर जो निजाम थे हैदराबाद के वही रूल कर रहे थे। द इंडियन फोर्सेस वाज लेड बाय मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी, द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ वन आर्मर्ड डिवीजन हु लेटर वेंट ऑन टू बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी जो लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, क्वेश्चन 17। With reference to the import of solar modules, consider the following statement. India has recorded a substantial increase in solar module imports from China during the first half of 2023। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। इंडिया डज नॉट लेवाई कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल। तो इंडिया लेवाई करता है कस्टम ड्यूटी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, नीदर वन नॉट टू, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इंडिया हैज रिकॉर्डेड अ सब्सटेंशियल 76% ड्रॉप इन सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023, which reflects New Delhi's resolute shift towards self-sufficiency in solar making। तो इंडिया में कितना डिक्रीज हुआ, तो 76% का डिक्रीज हुआ सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट का। ठीक है, जो मेनली हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे। ताकि ये किस लिए कहा जा रहा था, तो ये आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन सके सोलर मॉड्यूल्स बनाने में। तो एक सिंगल सेल को बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल, फिर बहुत सारे को बोलते हैं मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल बहुत सारे मॉड्यूल को बोलते हैं पैनल, फिर पैनल बहुत सारे लगे होते हैं तो उसको एरे कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, इंडिया सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना plummeted from 9.8 gigawatt in the first half of 2022 to mere 2.3 gigawatt during the corresponding period in 2023। तो पहले हम लोग 9.8 गीगावाट इंपोर्ट करते थे, अब 2.3 सिर्फ करते हैं। This strategic shift coupled with imposition of tariffs underscores India's determination in minimize dependency on import and prioritize development of its domestic manufacturing capacity। ठीक है, तो इंपोर्ट्स को हम लोग कम करना चाहते हैं और सेल्फ सफिशिएंट बनकर ना चाहते हैं। India started levying a custom duty of 40% on solar modules and 25% on solar cells। तो सोलर मॉड्यूल्स पे 40% कस्टम ड्यूटी है एंड 25% जो है वो सोलर सेल्स पे। फ्रॉम अप्रैल 2022 टू बिड इट्स कट इंपोर्ट एंड बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। कस्टम ड्यूटी इसीलिए बढ़ाया जा रहा है कि अगर कोई भी इंपोर्ट करता है तो उसके लिए महंगा हो जाए, तो वो महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा और वो जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स है उसको खरीदेगा। The country's effort to minimizing import dependency and cultivate a vibrant domestic solar manufacturing ecosystem is consistent with the country's larger aim of sustainability and energy self-reliance। ठीक है, तो एनर्जी सेल्फ रिलायंट होने चाहते हैं और साथ ही साथ में ग्रीन एनर्जी पे भी बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते, क्वेश्चन 18।
He was born on September 15, 1861 in the Mudenhalli village of Karnataka. After completing his school education in his hometown and later on went to study Bachelor of Arts at the University of Madras, he then pursued a diploma in civil engineering at the College of Science in Pune. Having played a role in major public work projects across the nation, he later served as the 19th Diwan of Mysore and wrote two books on the Indian economy. The above mentioned lines refer to किनके बारे में है? केम्पेगौड़ा, बसवेश्वरा, मैसूर अनंतस्वामी, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरा, जिनको कहा जाता है एम विश्वेश्वरा भी बहुत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सितंबर 15 को हम लोग हर साल मनाते हैं क्या? इनकी बर्थ थी एम विश्वेश्वरा को, जिसको हम लोग इंजीनियर्स डे के नाम से भी जानते हैं। is credited for his role as a civil engineer and administrator in colonial India। तो एक सिविल इंजीनियर भी थे, साथ ही साथ में मैसूर के ये दीवान भी थे। He was born on 15 September 1861 Mudenhalli village, Karnataka में। विश्वेश्वरा completed his school education in its hometown and later went to study Bachelor of Arts at the University of Madras से। फिर he pursued a diploma in civil engineering at the College of Science in Pune and later played a major public work projects across the nation। और फिर वो 19th दीवान भी बनते हैं मैसूर के। तो उनके जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन डेक्कन कैनाल्स इन 1899, तो ब्लॉक सिस्टम इन्होंने ही स्टार्ट किया था। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मडी एंड डिस्कलर्ड वाटर इन द सिटी ऑफ सुकूर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस रिवर। ठीक है, इसके बारे में भी ये सॉल्यूशन दिए थे। फिर इन्वेंटिंग ऑटोमेटिक गेट्स मेंट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर इन रिजर्वर्स विच इज पेटेंटेड। तो ये ऑटोमेटिक गेट्स जो रिजर्वर्स डैम्स में बने होते हैं कि ताकि पानी को स्टोर किया जा सके या पानी को छोड़कर इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जा सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इनके नाम पे पेटेंटेड है। इसीलिए इनके जन्म दिवस पे हम लोग इंडियन इंजीनियर्स डे मनाते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: देरना नाइजीरिया, एथेंस ग्रीस, कैंप डेविड जापान। तो कितने करेक्टली मैच? तो देरना नाइजीरिया में है? नहीं, ये लीबिया में है। एथेंस ग्रीस में है ऑब्वियसली। कैंप डेविड जापान में है? नहीं, कैंप डेविड जो है वो अमेरिका में है। तो ओनली हाउ मेनी पेयर्स? तो ओनली वन पेयर जो है मैच करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देरना इतना न्यूज में क्यों है? तो देरना में रिसेंटली बहुत फ्लड आया है, बहुत फ्लड आया जिससे बहुत सारे लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं हुआ है। और ये जो लीबिया का एक शहर है देरना। फिर एथेंस ग्रीस का एक शहर है। कैंप डेविड जो है यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है, जापान में नहीं पड़ता है। तो जो भी करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं वो भी मैचिंग में बहुत बार यूपीएससी ऐसे पूछता है, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से फ्रेम किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। With reference to the C-295 aircraft, consider the following statement. It is a versatile tactical transport which can perform a variety of missions. Right? The aircraft is not equipped for air-to-air refueling of fixed-wing aircraft and helicopters. ये गलत है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो जाती है। दिस एयरक्राफ्ट इज सेट टू रिप्लेस द एवरो 748 फ्लीट। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट कितना है? तो एक ही गलत है ना, तो ओनली वन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। नॉट करेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है? तो सी 295 एयरक्राफ्ट कुछ इस तरह से लगता है, मेनली एक ट्रांसपोर्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है। द इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड फर्स्ट ऑफ 56 C-295 aircraft which are set to replace its aging Avro 748 fleet। इसको रिप्लेस करेगा C-295 एयरक्राफ्ट एट द एयरबस प्रोडक्शन साइट इन सेविली, स्पेन। ठीक है, एयरबस जो है यूरोपियन कंपनी है। According to Airbus
C295 is a versatile tactical transport, very important, which can perform a variety of mission, carrying troops, cargo, maritime patrol, airborne warning, surveillance, reconnaissance, armed close air support, medical evacuation, VIP transport, airborne firefighting, ये सब कुछ ये C295 कर सकते हैं, इसीलिए इसको वर्सटाइल कहा जा रहा है। इट कैन कैरी अप टू 9 टन्स ऑफ पेलोड या फिर 71 पर्सनल एट मैक्सिमम क्रूज स्पीड ऑफ 260 नॉट्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो इक्विप्ड फॉर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑफ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हो सकती है, इसमें हवा में ही इसका जो इंजन ऑयल है वो भरा जा सकता है। इट इज पावर्ड बाय टू प्रैट एंड विटनी टर्बोप्रॉप इंजन्स। द एयरक्राफ्ट कैन cruise at altitude of up to 30,000 feet and can quickly take off from and land at unpaved, soft and sandy grassy airstrips। तो ऐसे लैंड्स पे भी वो लैंड भी कर सकता है, साथ ही साथ टेक ऑफ भी कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकल और वर्सटाइल एयरक्राफ्ट C295 जो कि एयरबस कंपनी बना रही है, वो यूरोपियन कंपनी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Which Indian state has unveiled its new state education policy 2023? उत्तराखंड, असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल ने ये स्टार्ट किया है स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज कम अप विद द स्टेट एजुकेशन पॉलिसी व्हिच रिकमेंड्स अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर क्लास 5 to 8। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें मेनली बंगाली पे, बांग्ला भाषा पे ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाएगा। द कमिटी ऑल्सो रिकमेंड दैट बांग्ला और बंगाली एज अ सब्जेक्ट मे बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 10 फॉर स्टूडेंट ऑफ अदर मीडियम्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्लास 1 से भी इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। तो ये ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल से है। तो और साथ ही साथ में जो नेशनल लेवल पे भी एजुकेशन पॉलिसी है, उस पे भी जो इंडियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू अफ्रीकन यूनियन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मैंने पहले भी बताया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। It is an intergovernmental organization of 15 member states located within the continent of Africa। तो 15 member नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। It seeks to build an integrated, prosperous and peaceful Africa। स्टेटमेंट सही है। The Secretariat of African Union Commission is based in Cape Town। ये भी गलत है। तो how many are correct? तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अफ्रीकन यूनियन was admitted to new member as the G20। ये पता ही चल गया होगा आपको कि G20 अब G20 प्लस बन चुका है, +1। ठीक है, और 3 महीना पहले ही जस्ट इंडिया इसके बारे में बात कर रहा था और सबने इस पे हामी भी भर दी, बाकी कंट्रीज भी। तो अफ्रीकन यूनियन इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 55 मेंबर स्टेट्स लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो 55 मेंबर्स इसके पार्ट्स हैं। और जो अफ्रीकन यूनियन बना कब था, तो जुलाई 9 2002 में। द ग्रुपिंग इज अ सक्सेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1963। ठीक है, और ऑब्वियसली इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस एंड पीसफुल अफ्रीका। ठीक है, ड्रिवन बाय इट्स ओन सिटीजन्स। और अफ्रीकन यूनियन के जो सेक्रेटेरिएट, जो अफ्रीकन यूनियन कमीशन है, वो कहाँ है, अदीस अबाबा, जो कि इथियोपिया में है। ठीक है, तो इथियोपिया में इसकी कैपिटल में है। इट इज कलेक्टिवली द ग्रुप ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो है पूरे अफ्रीकन यूनियन की, वो $3 ट्रिलियन है पूरे अफ्रीकन यूनियन की, विथ सम 1.4 बिलियन पीपल। और 1.4 बिलियन पीपल भी है, और पूरी जीडीपी जो है उस कंट्री की $3 ट्रिलियन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द OIML सर्टिफिकेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। OIML is an international standard setting body and develops model regulation standards and related documents for the use by legal metrology authorities and industry। ये स्टेटमेंट सही है। India has become an OIML certificate issuing authority। ये भी स्टेटमेंट सही है। OIML stands for International Organization of Legal Metrology, headquarter in न्यूयॉर्क। तो हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में नहीं है, पेरिस में है। ये स्टेटमेंट गलत है।
तो कितने स्टेटमेंट सही है? तो 2 स्टेटमेंट जो है सही है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इंडिया जो है इसका मेंबर तो था ओएमएल का, लेकिन अब बन गया है सर्टिफिकेट इशुइंग ऑथोरिटी, ठीक है, जो कि मार्च में मिल गया था। The OML stand for International Organization of Legal Metrology, which was established in 1955 में established हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। The OML is an international standard setting body. It develop models, regulation standards, related document for use in legal metrological authorities and industries। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज ए plays a crucial role in harmonizing national laws, regulation on performance of measuring instruments like clinical thermometers, alcohol breath analyzers, radar speed measuring instrument, शिप टैंक्स फाउंड एट द पोर्ट्स, पेट्रोल डिस्पेंसिंग यूनिट। तो इन सबको स्टैंडर्डाइज करता है, जैसे जिस तरह से BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसी तरह से पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो OIML है। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ OML इन 1956, एक साल बाद ही वो मेंबर बन गया था। एंड इंडिया साइंड इट्स मेट्रिक कन्वेंशन ऑल्सो। तो हम लोग इसी के कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि जो SI यूनिट सिस्टम है, जैसे हम लोग लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं, वजन के लिए हम लोग kg यूज करते हैं, तो हम लोग इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। The OML CS is a system for issuing, registering and using OML certificates and their associated OML type evaluation test reports for instruments like digital balance, clinical thermometers, इन सब के लिए यूज किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अब इंडिया खुद ब खुद इशू कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sentosa Island was in the news due to money laundering case. It is located in where? चाइना, थाईलैंड, ग्रीस, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर का एक आइलैंड है सेंटोसा आइलैंड, ठीक है। तो ये सेंटोसा आइलैंड, सिंगापुर, ASEAN countries. Singapore's police have seized $1 billion assets from a gang of foreigners laundering proceeds from organized crime, including plush bungalows in the most sought-after addresses, bundles of cash, luxury cars, jewelries, handbags, gold bars, ये सब लगभग $1 billion के आसपास में उन्होंने कैश और ये सब बरामद की है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। सिंगापुर बहुत ज़्यादा पीसफुल और वहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम होती है, तो इतना बड़ा मिलना उस कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और क्योंकि वहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है। Singapore police launched simultaneous raids on residences across city state from the Orchard Road shopping belt to resort islands of Sentosa। ठीक है, तो सेंटोसा आइलैंड जो है वो सिंगापुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विद रेफरेंस टू द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। It will be established by creating infrastructure in tier 2 cities only। only मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये टायर 3 सिटीज के लिए भी होगा, ठीक है। It will be established through the use of priority sector lending shortfall। तो ये स्टेटमेंट सही है। It will be managed by the National Housing Bank। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। The government will set up the urban infrastructure fund। कितने का फंड है? तो 10,000 करोड़ रुपया पर ईयर, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में बिलोंग करते हैं। द फंड वुड बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल। ठीक है, तो प्रायोरिटी बेसिस पे फंड किया जाएगा, किस सेक्टर में जितना ज्यादा जरूरी है उस पे उसको सपोर्ट किया जाएगा। तो द फंड विल बी मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक and will be issued to public agencies to create urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate users charges while accessing the UIDF। तो स्टेट्स जो है वो अपने जो 15 फाइनेंस कमीशन से जो ग्रांट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हर स्टेट को ग्रांट मिलता है ना, तो उसका जो पैसा वो भी यूज किया जाएगा इसमें, ऐसे स्कीम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मेनली टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26।
Which state implement the Kalangar Magalir Urimai Thogai Women's Basic Income Scheme? केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया। तो बहुत सारे हर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे इस तरह से कुछ ना कुछ कन्याश्री बोलकर या विमेंस के लिए बेसिक, जो वेमेन बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती है या जिनका इनकम जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, उन वैसे वेमेंस को, एडल्ट वेमेंस को हर महीने जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो कुछ मिनिमम पैसा देती है, 1000 रुपया, 1500, कुछ भी ऐसे देती है। तो ये जो है, ये मेनली स्कीम जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक है। तो ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द्रविडियन आइकन CN अनादुराई, जो कि 15 सितंबर में होती है, तमिलनाडु के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर M.K. स्टालिन, लॉन्च 1000 मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर द वेमेन। तो हर महिला को, मतलब हर महिला नहीं, जो कि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, वैसे वेमेन्स को या जो विडो है उनके लिए मेनली हर महीने 1000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। द स्टेट आइडेंटिफाइड 1.6 करोड़ वुमेन्स, तो इतने सारे वुमेन्स को इससे बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम द कलंगडार मगलीर उरिमल थोगई, जिसको वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम भी है, ये तमिल भाषा में कहा जाता है। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निफा वायरस इन्फेक्शन। ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, ये इन्फेक्शन रेट बढ़ रहे थे। तो इट इज अ इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज रिपोर्टेड इन इट्स फर्स्ट केस इन इथियोपिया इन लेट 1990s। तो इथियोपिया में नहीं हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। लार्ज फ्रूट बैट्स आर द नेचुरल रिजर्वोयर्स ऑफ निफा वायरस इन्फेक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? टू ओनली करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो बी इसका सही आंसर है। तो निफा वायरस एक टाइप ऑफ जूनोटिक डिजीज है और ये पहली बार कहाँ, फॉर द फोर्थ टाइम सिंस 2018। ठीक है। 2018 से केरला में मेनली ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, इज फेसिंग द डेडली वायरस निफा। The zoonotic disease is revisiting the northern Kerala district of Kozhikode for the third time since 2018. Human Nipah virus infection is new zoonotic disease that was originally identified as significant epidemic of 276 confirmed cases Malaysia and Singapore between September 1998 और May 1999। तो ये मलेशिया और सिंगापुर आसियान कंट्रीज से ये ओरिजिनेट हुआ है निफा वायरस, और इसके जो मेन कैरियर जो है वो है बैट, फ्रूट बैट। ठीक है। लार्ज फ्रूट बैट जो कि टीरोपस जीनस से बिलोंग करते हैं आर द नेचुरल रिजर्वर ऑफ द निफा वायरस। Presumably pigs may develop infected from consumption of partially bat eaten fruits that are dropped in the pig sites। तो मेनली क्या होता है, जो ये होते हैं जो निफा लार्ज फ्रूट बैट्स जो है वो फ्रूट्स को खाते हैं। ठीक है। वो फ्रूट्स, आधा फ्रूट अगर गिर जाता है जमीन पर तो वो उस फ्रूट को पिग्स खा लेते हैं। अब उस पिग को ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं एज अ पॉर्क मीट। ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये एक जूनोटिक डिजीज बन जाता है। तो वायरस जो है वो बैट से आया पिग में, फिर पिग से आ जाता है ह्यूमंस में, है ना। तो ये इस बात में यही बता रहा है। ठीक है। तो वायरस मेन था बैट, फ्रूट बैट में, फिर उसका जो फ्रूट है वो पिग ने खाया, फिर पिग को ह्यूमन खाता है, या फिर डायरेक्ट अगर कोई कंज्यूम कर लेता है तो उससे भी फैल सकता है। और धीरे धीरे ये कम्युनिकेबल डिजीज है, आसपास के लोगों को भी फैलेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ज्यादा सतर्क रहें अगर आप केरला से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कोकरनाग अरुणाचल प्रदेश, अपर लेक दिल्ली, कोझिकोड तमिलनाडु। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो कोकरनाग क्या अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये किस लिए पूछा गया, तो अनंतनाग में आपको रिसेंटली पता चला हुआ कि टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, दो सोल्जर्स, इंपॉर्टेंट सोल्जर्स जो कि मेजर थे और एक कर्नल रैंक के थे, उनकी डेथ हो गई। साथ ही साथ में जो जम्मू कश्मीर के इंस्पेक्टर थे वो उनकी भी डेथ हो गई थी इस टेररिस्ट अटैक में मेनली। ठीक है। तो
अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो अनंतनाग के कौन से एरिया में था? तो ये कोकरनाग में था। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में। अपर लेक दिल्ली में नहीं है, अपर लेक जो है वो भोपाल में है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। और खोई कोड ऑब्वियसली तमिलनाडु में नहीं है, ये केरला में है। ठीक है, तो नन जो है इसका करेक्टली मैच्ड है। ये तीनों में डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी करंट इवेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी पेयर्स में भी फॉर्म करने दिया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है वीडियो, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।